जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे जेडब्ल्यू मेन 2023 का पेपर दैट वाज हेल्ड ऑन 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये डेफिनेटली आपको जेडब्ल्यू मेन 2024 जो जनवरी एंड में आपका एग्जाम होना है उसके लिए डेफिनेटली सीरीज हेल्प करेगी। ये लक्ष्य सीरीज मैं चला रहा हूँ, तो आप दिस विल डेफिनेटली हेल्प ऑल दी जेई एस्पिरेंट्स एंड ऑल्सो दी नीट 2024 एस्पिरेंट्स। चलिए आए बिना विलंब किए पूरा पेपर डिस्कस करेंगे हम। लेट अस डिस्कस दी फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आया था, आपको दो इक्वेशंस गिवन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी सेम उसी फॉर्म में दी है। तो आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ यू ई बाई यू बी। स्मॉल यू ई आप सब जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एंड स्मॉल यू बी इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो दोनों की रेशियो बतानी है। तो बड़ा आसान सा सवाल है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, अगर इसको अर्ली सॉल्व करना है तो मुझे पता है, हमने एक रिजल्ट प्रूव किया हुआ है, एनसीईआरटी में भी रिजल्ट मेंशन्ड है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है वही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है। तो आप जितनी इसकी वैल्यू उतनी इसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूले चाहे अलग अलग होते हैं, तो आंसर तो 1 आएगा ही आएगा। तो एक बार इसको मैं और मेथड से सॉल्व करके बता देता हूँ कि क्या करना है। लॉजिकली तो हमें पता है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व। यू ई की वैल्यू कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है जी, हाफ से हाफ गया, ये रीअरेंज कर दो, दैट विल बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा ई बाय बी का होल स्क्वायर। ऐसे हो गया रीअरेंज। तो आपको एक रिजल्ट पता है, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है सी, इट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर सी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है तो सी स्क्वायर आप जानते हैं 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट चेंज करके कितना बन गया, 1 बाय सी स्क्वायर। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज 1 बाय सी स्क्वायर। और एक रिजल्ट और है, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सी इज ऑल्सो इक्वल टू ई बाई बी। तो ई बाई बी की जगह भी सी का स्क्वायर हो गया, सी से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1:1। तो इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, तो सेकेंड क्वेश्चन एक एनर्जी लेवल डायग्राम गिवन है। तो मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरह से ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की ए से 3 तक, यानी ए ट्रांजिशन रिप्रेजेंट कर रही है 4 से 3 तक, जो बी ट्रांजिशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है 4 से 2 तक, सी ट्रांजिशन है 3 से 2 तक, और डी ट्रांजिशन है 3 से 1 तक। द ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो किस ट्रांजिशन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिट होगी? तो ऑब्वियसली बोहर का जो तीसरा पॉस्टुलेट है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन, फंडा क्या है, एनी इलेक्ट्रॉन कैन मेक ए जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टुवर्ड्स ए लोअर एनर्जी लेवल। कंडीशन ये है, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लो तो वो फोटोन सर्टन वेवलेंथ का एमिट करेगा, जब वो लोअर से हायर जाएगा तो सर्टन वेवलेंथ का फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो बोहर के तीसरे पॉस्टुलेट के हिसाब से तो जो फॉर्मूला बनता है ट्रांजिशन में, जब हम ऐसे लगाते हैं, दैट इज, अगर वेवलेंथ की टर्म से बात करूं तो एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। इनिशियल वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। तो अगर वो तीसरे से चौथे जाएगा तो इनिशियल एन इज इक्वल टू 3 होगा, फाइनल एन इक्वल टू 4 होगा। अगर वो इनिशियल 5वें से तीसरे जाएगा तो वो 5वां उसका जहां पर वो प्रेजेंट है, दैट इज ऑलवेज द इनिशियल एनर्जी लेवल। तो इस तरह से याद करना, ई आई माइनस ई फाइनल। तो देखो लॉजिक लगाते हैं, एच और सी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेवलेंथ और एनर्जी डिफरेंस दो एनर्जी लेवल्स का इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में आ गया। तो हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ तभी शॉर्ट होगी जब एनर्जी डिफरेंस या एनर्जी गैप दो एनर्जी लेवल्स में सबसे हाईएस्ट होगा। तो एनर्जी गैप हैज टू बी हाईएस्ट। तो लॉजिकली हम और कर सकते हैं। तो देखिए किस में एनर्जी गैप हाईएस्ट लगता है आपको, क्या वो सी में लगता है? लेट अस सी। तो सी में गैप तो इतना सा है, यानी 3 से 2 का गैप, ये तो हाईएस्ट नहीं हो लगता हमें। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ए तो ये भी इतना है, ये भी हाईएस्ट नहीं लगता। सी बी शायद हो सकता है यहां से यहां तक का, लेकिन अगर मैं डी देखूं तो डी ये गैप ज्यादा है। 3 से 1 तक ट्रांजिशन जब होगी तो ज्यादा गैप है, एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो इस चक्कर में तो इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा, ना ही सी ना ही ए ना ही बी, तो डी में जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आएगा तो तब एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो तभी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट एमिट होगी। आइए अगला सवाल लेते हैं।
तो बच्चों जो अगला सवाल है, तीसरा सवाल, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है, इज इंक्रीज फ्रॉम 3 इंटू 10⁻19 टू 12 इंटू 10⁻19। तो हवा के मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम 3 से 12 कर दिए गए। तो रेशो निकालनी है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स अकरिंग पर यूनिट टाइम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर द इंक्रीज इन नंबर रिस्पेक्टिवली। यानी जब नंबर इतना था, ठीक है, तब क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी थी, और जब 3 से 12 हो गया तब कितनी थी, उन दोनों की रेशो पूछी। तो चलिए देखिए, अगर लॉजिकली करना हो तो जब अगर हम इसको एनसीईआरटी की डेरिवेशन के हिसाब से ही करें, ये बेसिकली मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सवाल है। तो उसमें जब ये डेरिवेशन की गई थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो उसमें एक लॉजिक लगाया गया था कि उतनी ही कोलिजन्स होंगी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उतनी ही कोलिजन्स होंगी यानी उतनी ही फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स होंगी। तो देखा जाए तो आप डायरेक्टली इसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर निकाल सकते हो। 3/12 आंसर 1/4 यानी 0.25 ऑरली अगर निकालना हो, ठीक है। तो लॉजिक से, उस डेरिवेशन के लॉजिक से, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डेरिवेशन भी अगर ध्यान से लॉजिकली पढ़ ली जाए तो कई सवाल हमारे मिनटों में लग जाते हैं। तो देखा जाए तो 1-2 सेकंड में सवाल आंसर आ गया इसका। बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। उतनी ही फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स होंगी या उतनी ही कोलिजन्स होंगी। अगर इसमें नंबर ऑफ कोलिजन भी पूछा होता तो नंबर ऑफ कोलिजन्स उतनी होगी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये ध्यान रखिए। अदरवाइज अगर टेक्निकली निकालना है तो मैं वो भी निकाल देता हूँ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर लैम्डा यानी मीन फ्री पाथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाय स्पीड, स्पीड ऊपर चलेगी v। तो देखा जाए कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया v/λ। कैसे बना आपको बता दिया, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट लगाइए। टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आपका यहाँ पर मीन फ्री पाथ है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब मीन फ्री पाथ का जिसको फॉर्मूला याद है, एनसीईआरटी में है ये 1/√2 1/√2 तो इसको उधर ले जाइए ऊपर, तो हो गया v√2 डी इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल या डायमीटर ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो इसमें v कांस्टेंट, √2 कांस्टेंट, पाई d कांस्टेंट। तो n पे डिपेंड करेगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। n क्या है इसमें, नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बस आपको ये पर यूनिट वॉल्यूम ही दिए हैं, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। तो आप सीधे ही कह दो जो मैंने आपको पॉइंट बताया लॉजिकली, ν1/ν2 इज n1/n2। n1 है 3, 10⁻19 तो कैंसिल हो गया, 3/12 कितना हुआ, 1/4। 1/4 मीन्स 0.25। आंसर आपके सामने। अगेन एनसीईआरटी बेस्ड सवाल। तो जेई के जो पहले 3 सवाल किए हमने टोटली सारे तकरीबन एनसीईआरटी बेस्ड थे, राइट। चौथा सवाल देखते हैं। ये भी अगेन बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस इन ए कॉइल। कॉइल अब कोई भी शेप की हो सकती है। कॉइल एक बंद फिगर है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, जो भी एक बंद फिगर वो कॉइल है, ठीक है। उसमें कहता है ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं हम बाय, कैसे, मूविंग इट विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या यूनिफॉर्म स्पीड से उसको मूव कराएं कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देखते हैं। मूविंग इट विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तीसरा, क्या उस कॉइल को रोटेट किया जाए। अब देखिए हमें पहली दो ऑप्शन पढ़ के लगेगा यार ये दोनों आंसर शायद बनते हैं, मैं पहली दो ऑप्शन पे बाद में आता हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में जो पक्का चीज़ें बनती हैं उस पर हम पहले मोहर लगा देते हैं अपनी। तो सी पार्ट तो पक्का हो सकता है। अगर एक कॉइल को रोटेट किया जाए किसी भी शेप की, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसका एरिया यानी उसकी ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगी। देखिए ओरिएंटेशन चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स 3 तरीकों से चेंज होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला बेसिक BA cos थीटा। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या एरिया बदल दो फिगर का मैग्नेटिक फील्ड में, तब चेंज हो जाएगा, या थीटा यानी उसको रोटेट करवाओ, ओरिएंटेशन चेंज हो, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो ये बेसिकली किसका प्रिंसिपल है, AC जनरेटर का। उसमें तो कॉइल रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये तो पता है कि उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, तो C तो पक्का होगा ही होगा। तो C जिसमें नहीं है वो नहीं हो सकता, तो B और D नहीं हो सकता क्योंकि इसमें C नहीं है। तो A C D में तीनों में C है। अब देखते हैं D है कि नहीं। चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें पता है। एक कॉइल जब ऐसी जगह से है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो एंटर कर जाए एकदम
नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ने लग पड़ता है। एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हो सकता है या वो अंदर से बाहर जाए, यानी नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड से जीरो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाए, तब भी उसका एरिया घटेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो एरिया घटेगा तब भी आपका फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तब भी लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये भी पॉसिबल है। सी और डी तो पक्का ही है, ठीक है। तो अगर सी और डी पक्का ही है तो ये गेम से बाहर हो गया, ये गेम से बाहर हो गया, ये ऑप्शन इज द आंसर, खत्म। तो ऑप्शन के हिसाब से हमने ये देख लिया। आइए अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल है 5वां सवाल, असर्शन रीजन है, ठीक है। तो असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आपको ये ट्रू और फॉल्स ट्रीट करने, दोनों स्टेटमेंट्स चेक करनी है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर दोनों ट्रू है देन मार्क दिस, अगर दोनों ट्रू है लेकिन दूसरा पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है तो देन मार्क बी, अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है मार्क सी, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है मार्क डी, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो असर्शन चेक करते हैं ट्रू है कि व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट थीटा 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम, ये तो बेसिक है। रेंज कितने एंगल पे मैक्सिमम होती है? 45 डिग्री पर, तो ट्रू है पहली, तो दिस इज ट्रू। रीजन फॉर मैक्सिमम रेंज साइन टू थीटा शुड बी इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो ट्रू। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो आपसे पूछे ये आर जो फंक्शन है जो कि साइन थीटा पे डिपेंडेंट है, साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो आर मैक्सिमम होगा, तो साइन थीटा यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, तो साइन जो भी है टू थीटा विल शुड बी 1। सो ऑल्सो रीजन है ऑल्सो ट्रू, और रीजन ऑब्वियसली पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आर तभी मैक्सिमम जब साइन मैक्सिमम है, साइन का मैक्सिमम जब 45 डिग्री होगा, 45 इंटू 90 तो 1 तभी आएगा। तो ये दोनों ही ट्रू है और सेकंड पहली को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला सवाल, फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, शेल है जो अंदर से खाली है, ठीक है, शेल इज अंदर से खाली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेयरिंग रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो यहां से स्टार्ट करना है, यहां से अवे कैसे कैसे डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल वेरी करता है। तो सबसे पहले लगाते हैं शेल के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं प्लेस्ड हो, कुछ मेंशन नहीं है, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर शेल के अंदर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, माइनस डीवी बाई डी आर। इसका मतलब माइनस डीवी बाई डी आर भी जीरो है। अगर माइनस डीवी बाई डी आर जीरो है तो देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, देयरफॉर शेल के अंदर हर जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो हमें वो ग्राफ देखना है जो कांस्टेंट पोटेंशियल की बात कर रहा है। जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल कांस्टेंट है। एक तो ये ग्राफ हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो सी या ए में से ग्राफ होगा। तो सेंटर से लेकर, ये सेंटर है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जहां पर रेडियस आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल हर जगह पर कांस्टेंट है। उसके बाद आपको पता है चाहे शेल हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चाहे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, उसके एक्सटर्नल पॉइंट पर हमेशा जो पोटेंशियल है इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये हमने पढ़ा हुआ बेसिक पॉइंट है। तो जैसे ही आर इज इक्वल टू आर से बाहर वाली साइड पे आएगा तो वी इज ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बता रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन बता रहा है, तो ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये बचा हुआ, ये आपका बेस्ट आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व में जरा बोर्ड अप करूं। बच्चों अगला सवाल जो है, जो ग्रेविटेशन से आया सवाल, चलिए देखते हैं। एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ से दुगना है, यहां बना लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारी अर्थ, दिस इज अर्थ, और ये कोई प्लेनेट है, इसका मास 2m है, अगर अर्थ का मास m है, क्वेश्चन में गिवन है। दोनों की जो एवरेज डेंसिटी है वो बराबर है, यानी डेंसिटी ऑफ अर्थ शुड बी इक्वल टू प्लेनेट, ये हमें गिवन है। एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर अगर w वे करता है तो बताइए उस प्लेनेट पे कितना वे करेगा w की टर्म्स में। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के ऊपर w वे कर रहा है, तो बताओ यहाँ पर w डैश निकालना है, कितना वे करेगा। तो इस कंडीशन को यूज करते हैं, डेंसिटी बराबर करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास m, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r1/3। हमें नहीं पता इसका रेडियस कितना, अपनी मर्जी से बराबर नहीं लेना, कुछ भी गिवन नहीं है, तो अलग अलग मान के करना, ये यहाँ गलती कर सकते हो। तो दूसरे प्लेनेट का मास 2m है क्वेश्चन के हिसाब से, डेंसिटी 4/3 पाई r2/3। m से m गया, इससे ये गया, तो यहाँ से हमारे पास r2/3 आ गया 2 टाइम्स r1/3। तो r2 की वैल्यू आ गई 2 की पावर 1/3 इंटू r1। लेट दिस बी इक्वेशन, जो कंडीशन थी। अब जो बाहर होगा w डैश mg डैश होगा, ठीक है। g डैश इज gm बाई r स्क्वायर, हमें पता है सरफेस पर
जी एम कितना है प्लैनेट पे 2m, आर कितना है इसका r2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो m यहाँ पर जो लिया मैंने, m ऑब्वियसली 2m लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ स्मॉल m, ठीक है। सॉरी प्लैनेट का मास ही है वो, प्लैनेट का मास ही है तो रहने दो, कैपिटल M रहने दो। और हाँ कैपिटल प्लैनेट का है, छोटा m फिर इसको डिनोट कर रहा है, इसको m ले लेता हूँ। तो m हो गया, जी डैश बिल्कुल ठीक किया। तो हमारे पास आ गया R2 की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो आ गया m इंटू जी इंटू 2m, R2 स्क्वायर इज, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 2 की पावर 2/3 R1 स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखें, तो मैं कुछ थोड़ा चेंज करता हूँ। हाँ तो यहाँ पर ये आ गया आपका जो Gm/R1 स्क्वायर है वो तो अर्थ की ग्रेविटी आ गई, तो मैं यहाँ ऐसे लग देता हूँ 2m/2 की पावर 2/3 इंटू Gm/R1 स्क्वायर, ये तो अर्थ पर वैल्यू आ गई, इसको जी कर देते हैं। तो ये आ गया 2mg/2 की पावर 2/3, mg ऑब्वियसली 2w हो गया, 2 की पावर 2/3, ये ऊपर ले जाओ, बेस सेम पावर ऐड, 1 - 2/3 इज 1/3, तो ये बन गया 2 की पावर 1/3 इंटू डब्ल्यू। सो 2 की पावर 1/3 w इज द आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं।